अच्छा जी, कल मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था, अब वो चेक होना शुरू हो जाएंगे अभी राइट आफ्टर दिस क्लास। तो होपफुली आपने रिस्क सही आइडेंटिफाई किए होंगे या कुछ किए होंगे, क्योंकि एक दो बच्चे के मैंने रात को देखे थे तो मैंने उसको फ़ौरन रिप्लाई कर दिया था। तो ओके, बहुत सारे बच्चों ने भेजा हुआ है, तो आपको रिस्पॉन्सेज आज मिलना शुरू हो जाएंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन 3 असिस्टेंट्स मैंने अपॉइंट किए हुए हैं और तीनों के तीनों वो मतलब जाहिर सी बात है क्योंकि क्वांटम ऑफ चेकिंग ज़्यादा है तो वो एक बच्चा नहीं कर सकता ना, मैं अकेला कर सकता हूँ ऑब्वियसली। तो वो उसके लिए 3 लोग रखे हुए हैं और इंक्लूडिंग मी हम आपको चेक कर करके प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्ट टू कि आपने पर्सनल में नहीं भेजना है, अपने ग्रुप में भेजना है ताकि सबको फीडबैक वहीं मिलेगा। अभी भी भेज सकते हो, पर ये कि कोशिश किया करो कि टाइमली भेजो ना, ताकि वो पे चेक कर लेगा, फिर वो समझेगा कि डन हो गया। तो अब भेज देना क्योंकि वो चेकिंग शुरू होगी अभी। सही है भाई ऑनलाइन वालों, क्लैरिटी है? तो आप जितना भेजेंगे, हाँ अभी क्लास खत्म होगी ना वो चेकिंग शुरू हो जाएगी उसकी इंशाल्लाह। सही है, चलें ओके। बट दैट्स रियली गुड कि आप लोगों ने उसको करने की कोशिश की। पर एटलीस्ट अब मुझे बताओ, सिनेरियो देख के कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा होता है ना कि यहाँ ये मसला लग रहा है, तो वो गेम है, वो आनी चाहिए, उसी के नंबर हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ऑडिट में। सही जी, अगर आपको लॉजिकली आता है तो आपने ना ये कुछ याद करना है ना कोई रटाफिकेशन करनी है। अगर आप लॉजिकली साउंड है तो आप पेपर क्रैक कर सकते हैं, ये वाला क्लियर है? ओके, हम मजीद कुछ रिस्क को लेके चलते हैं आज की क्लास में आगे। मैं अगर तुमसे कहूं तो मैं बचपन की यादें ताज़ा कराऊं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने IS 36 इम्पेयरमेंट किया हुआ है? किया हुआ है, सबने किया हुआ है तकरीबन, ऐसा ही है ना? ऑनलाइन में किया हुआ है ना इम्पेयरमेंट IS 36, ऐसा ही है? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, सही है, आपको पता लगा कि उस कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, सिर्फ एक फैक्टर नहीं बोला, कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है। तो ये ज़हनो घुमान में भी नहीं आता बच्चों के कि क्या चल रहा है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं भी जो है यूफोन का ऑडिट कर रहा था, मैं आपको बताया मेरा क्लाइंट है। अच्छा, हो क्या रहा था, पिछले सालों में जब तक 4G नहीं आया था तो पिछले सालों में उसकी सेल्स गिर रही थी क्योंकि जैसी बात है कंपटीशन आया हुआ था। जैसे ही सेल्स गिरे जा रही थी तो हमें ये रिस्क था कि यार ये कंपनी ने जो इतना बड़ा नेटवर्क लगाया हुआ है, इतना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लगाया हुआ है, आई बिलीव कि उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ। अब ऐसे नहीं कि किसी कंपनी के पास जाके बोलो भाई तेरी पीपी की इम्पेयरमेंट क्या है, उसके बोलेगा निकल यहां से। भाई कोई फैक्टर होगा, कोई मसला होगा जो दिख रहा होगा, वो सजेस्ट करेगा कि क्या इम्पेयरमेंट है या नहीं है। इंडिकेटर्स होते हैं एंड वन ऑफ द इंडिकेटर इज कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन सेल्स। पहले बताओ बात समझ आती है? वापस से देखो, इजी जबान में, इजी भाषा में ये कि आप देख रहे हो कि मैं एक चीज, फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल, ये मैंने LCD खरीदी हुई है, मेरा पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा ये हाईटेक चीजें लगी हुई हैं ताकि क्वालिटी अच्छी आ जाए। सही है? अब मैं ये कहूं कि यार इतना पीपी का खर्चा करने के बाद अगर इनफ्लोज नहीं है तो दैट मीन्स कि मैं इसकी रिकवरी नहीं कर पाऊंगा, तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट कम होगी और कैरिंग अमाउंट, तो एसेट इज इम्पेयर्ड। पर ये क्या मैं नजूमी हूं मुझे पता लग रहा है, या सेल्स की हालत को देख के? वेरी गुड। तो आप मुझे एक बात बताएं समझ के, सोच के, कि अगर मुझे कोई सवाल दिया जाए और मुझे ये बोला जाए कि ये एक इदारा है जिसकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरे जा रही है, रिड्यूस हुए जा रही है, तो इसका क्या मतलब ये है कि सेल्स की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है? नहीं, इसका मतलब कहीं और जा रहा है। आप अपना दिमाग लगाएं, आप ये सोचें कि ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी एट द एंड लॉसेस में आ जाए, और लॉस में आने के बाद जाहिर सी बात है वो अपने एसेट्स की रिकवरी, देखो दो तरीके होते हैं ना, एक तो आप एसेट को बेच दो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, याद आ रहा है, और एक होता है वैल्यू इन यूज। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि वैल्यू इन यूज 99% केसेस में ज्यादा होती है क्योंकि आप यूज करके बेनिफिट ज्यादा लेते हैं। तो भाई अगर मुझे वही कम होता हुआ दिख रहा है तो क्या रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी नहीं है?
बिल्कुल है, पर अगेन क्या ये आपने ऐसे ही हवाओं में बात करनी है या किसी फैक्टर को देख के? एंड व्हाट इज द एक्चुअल फैक्टर? सेल्स का कंटिन्यूस डिक्लाइन होना। देखो ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यूस डिक्लाइन इन सेल्स। एक साल अगर सेल गिर गई, चलो यार हो सकता है, हाँ, पर अगर कंटिन्यूसली गिरे जा रही है तो इसका मतलब है कि अब डाउट है। और डाउट ये है कि आपने जो प्लांट लगाया हुआ है जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो आपको रिकवरी करके देता है, वो रिकवरी ना हो पाए। याद है कैश फ्लो बनाते थे आप कि एक ईयर ऑन ईयर कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, और फिर रिसीवेबल पेएबल नहीं लेते थे, तो देखते थे ना आप कि ये पीपी आपको कमा के कितना दे रहा है, और जितनी कमा के दे रहा है आज की टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू लेके वो रिकवरी अगर कम है और पीपी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो आप फिर इस बात पे कंक्लूड कर देते कि एसेट आपका इंपेयर्ड है। बात समझ आती है? तो एक समरी ऑनलाइन वालों आप भी बताइएगा वापस से। हमने शुरू ये किया, एक इदारे में गए, उस इदारे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे मिले और मैंने पिछले 3-4 सालों का जायज़ा किया। तो पिछले 3-4 सालों में मैंने देखा कि एक इदारा है जिसकी सेल्स कंटिन्यूसली गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। हमारा दिमाग चलने लगा, हमने कहा यार अगर सेल्स गिरे जा रही है कंटिन्यूसली, तो हमने तो FAR 1 में कॉन्सेप्ट सीखा है कि यार अगर एक एसेट की कैरिंग अमाउंट है, अगर XYZ प्लांट लगाया मैंने और उस प्लांट से मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, प्लांट से मैं, अच्छा जब प्लांट से मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग करके क्या अपने पास रखूंगा, उसको बेचूंगा। अच्छा उसको बेचूंगा, उससे कैश इनफ्लो जाएंगे, तो टेक्निकली ये पीपी मुझे कमा के दे रहा है, मेरे पैसे रिकवर करके दे रहा है, मेरे पैसे रिकवर करके दे रहा है। पर आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी सेल्स कंटिन्यूसली गिरे जा रही है, आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब तो ये है ना कि जो प्लांट आपने लगाया वो आपको कैश जनरेट करके नहीं दे रहा। तो क्या ये आप ऐसे ही कह रहे हैं या हालात वाकयात देख के? हालात वाकयात क्या है? सेल्स का कंटिन्यूसली गिरना ये इस बात की गवाही दे रहा है कि आपने जो एसेट लगाया हुआ है उससे रिकवरी नहीं हो पा रही है। और फिर मैंने आपको एक बेसिक थॉट दिया, मैंने कहा अपने FAR 1 लेवल पे क्या किया है, आप कैश फ्लो प्लॉट करते थे ना कि ये एक एसेट है जिसके इनफ्लोज ये हैं, सेल्स इतनी करूंगा, यूनिट्स इतने बेचूंगा, आउटफ्लोज ये हैं, और फिर रिसीवेबल पेएबल को नहीं लिया करता था। याद आ रही है बेसिक बातें? तो आप कहते थे अगर इसी एसेट की यही हालत हो और वो कैश ये कमा के दे, तो आज उसकी वैल्यू क्या बनती है? तो भाई वो वैल्यू कम बनेगी ना, क्योंकि आपकी सेल्स अपवर्ड ट्रेंड पे, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे। तो भाई अगर वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है तो आपके आने वाले साथ साथ बोलोगे फ्यूचर के कैश फ्लोज भी डिक्लाइन होंगे, तो फ्यूचर के कैश फ्लो भी डिक्लाइन होंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू भी डिक्लाइन होगी। तो हो सकता है, मैं हो सकता है कह रहा हूं कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और रिकवरेबल अमाउंट कम हो। तो जब रिकवरेबल अमाउंट कम होगी तो आपका एसेट क्या हो जाएगा? इंपेयर्ड हो जाएगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ आती है? मानिया कह रही है सर मतलब अगर प्लांट 100 का है और हमने लग रहा है कि हम इतनी सेल्स कर सकेंगे कि 100 आ जाए हमारे पास, बिल्कुल ऐसा है, बेसिक बात है ना कि हमने अगर 100 रुपये का प्लांट खरीदा और मैं कह रहा हूं कि भाई फ्यूचर में जितनी भी सेल कर लूं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 70 बनती है, तो मेरे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 70। एसेट कितने पे पड़ा हुआ है? तो क्या आपने एसेट को अंडर स्टेट किया हुआ है, ओवर स्टेट? ओवर स्टेट, जबकि होना 70 पे चाहिए। क्या मैं ये श्योरिटी से कह रहा हूं या रिस्क है? रिस्क है। तो क्या ये रिस्क आप ऐसे ही बयान कर रहे हैं या हालात वाकयात को लेके? अच्छा एक कंपनी है जिसकी सेल्स एकदम छप्पर फाड़ के हो रही है, क्या वहां ये रिस्क एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। डिपेंड करता है कि कंपनी की हालत क्या है। तो ये हर कंपनी में नहीं होता। मैंने अभी आपको यूफोन की एग्जांपल दी। आज से 2 साल पहले जब यूफोन का ऑडिट हुआ होता था, 3 साल पहले चल जाओ, बल्कि 3 साल पहले जब यूफोन का ऑडिट किया करते थे तो हम उसके पीपी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते थे। तो क्या वो ऐसे ही होता था या डिक्लाइन इन सेल्स की वजह से? पहले तो डिक्लाइन इन सेल्स की वजह से, दूसरा नेगेटिव कैश फ्लोज की वजह से। वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा। तो कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा तो आपको ये तो पता है ना कि कैश इनफ्लोज नहीं आ रही, कैश इनफ्लोज नहीं आ रहे तो वैल्यू इन यूज क्या होगी? वही बात थी। बात समझ आ रही है जी? आप कुछ पूछ रहे थे तो हम वही तो कह रहे हैं ना, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। दोनों है ना। इंपेयरमेंट ऑफ पीपी का मतलब क्या है? एसेट ओवर स्टेटेड है, एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है, दोनों बातें कवर होती हैं इसमें।
सर डिक्लाइनिंग सेल्स इंडिकेट कर रही है इम्पेयरमेंट या नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन? दोनों बातें हैं ना, दोनों बातें हैं ना। अगर आप सेल नहीं करोगे और आपको सप्लायर्स को पैसे देने हो, लोगों को ऑपरेशंस में पैसे देने हो, सैलरीज देनी हो, आपकी कैश फ्लोस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, अगर एक तुम मुझे बताना एक सोच के बाद, अगर मैं ये कहूँ तुम लोगों की सेल्स कम हो रही है, सही है, किसी XYZ फैक्टर की वजह से कॉम्पिटिशन है, सेल्स कम हो रही है, बट तुम्हारे कैश फ्लोस पॉजिटिव हैं, क्या अब भी इंपेयरमेंट का रिस्क है? नहीं, कंटिन्यूस डिक्लाइन होना चाहिए, और ऐसा डिक्लाइन के वाज़ेह तौर पे आपको लगे कि भाई ये कंपनी की तो बजने वाली है। पीपी की रिकवरी मैं देखो एट द एंड क्या होगा, आप एक प्लांट लगाते हो, आप बोलते हो भाई मैंने इससे कमाना है, अब जब वो कमाई नहीं आ रही है तो क्या ये एसेट वर्थ इट है या इंपेयर हो चुका है? तो वो यहां से बात निकलती है इंपेयरमेंट की, दिस इज अ इंपेयरमेंट इंडिकेटर। अच्छा, एक बेसिक आपने बचपन में चीज सीखी होगी, अगर एसेट आपका डैमेज हो जाए तो भी इंपेयर हो जाता है। अगेन वो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, और डैमेज हो जाएगा तो ऐसी बात है चीजें नहीं बनाएगा तो उससे इन्फ्लोस नहीं आएंगे, तो जब चीजें नहीं बनाएगा, इन्फ्लोज नहीं आएंगे, तो ऐसी बात है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा भाई, सर अलीना कह रही हैं सर वैसे प्रैक्टिकली कितने फ्यूचर ईयर्स के कैश फ्लो कंसिडर करते हैं? 5 साल के। प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली हम कितने साल लेके जाते हैं? 5 साल। सही है, और आपको IAS 36 का स्टैंडर्ड भी ये कहता है अलीना कि आप 5 साल तक अपने कैश फ्लोज को रखें, क्योंकि वो रियलिस्टिक होते हैं। उसके वैसे ही प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल होता है, उसके आगे तो और भी मुश्किल होता है कि क्या हो, गवर्नमेंट क्या कह रही हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, आपको कुछ पता नहीं होता। तो वो कहता है रियलिस्टिकली कितने रखना? 5 साल। चलें जी, ओके। अच्छा मानिया, आपका क्या सवाल है स्पेसिफिकली, ज़रा ये पूछें जल्दी से। इसको ज़रा नीचे कर लें। हाँ जी मानिया, क्या सवाल है स्पेसिफिकली? सवाल ही भूल गई। वेरी गुड यार, मतलब हम तो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं क्लास में। सवाल ही भूल गए 2 मिनट पहले वाला। सवाल क्या है? मैंने 5 तो बातें कही हैं। सवाल क्लास में आया, मैंने आपको कहा मैं आओ FAR 1 रिवाइज कराता हूँ। FAR 1 की क्या बात कही मैंने? अगर आपको एक फॉर एग्जांपल सिचुएशन मिले और उस सिचुएशन में आपको डेटा में ये मिले कि आपकी सेल्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुए जा रही है, तो एक आम सा इंसान, सादा सा इंसान बोलेगा कुछ भी मसला नहीं है, पर जबकि मसला है कि सेल्स के कंटिन्यूसली गिरने से आपकी पीपी की इंपेयरमेंट का रिस्क आता है। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आ गया यार, चलो इसके बाद आ गया सर सेल्स कम थी, कैश फ्लोस पॉजिटिव थे, तो पीपी इंपेयर क्यों नहीं था? तो भाई अगर सेल्स कम हो रही है और आई एम मैनेजिंग टू मैनेज माई कैश फ्लो, मतलब आई मैनेज टू मैनेज माई कैश फ्लो, तो क्या मसला है? कैश फ्लो सही है ना? आपको मसला क्या होता है कि आपके कैश फ्लोस क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। तो सही है, अगर आपकी सेल्स कम हुई है, भाई फॉर एग्जांपल 2% से सेल्स गिर गई, क्या ये इंपेयरमेंट इंडिकेटर है? रिकवरी तो हो रही है ना। हाँ, आपकी सेल्स 30% से गिरी, 20% से गिरी, फिर 10% से गिरी, ये क्या है? इंपेयरमेंट इंडिकेटर। तो ये थोड़ी ना 1-2% की वेरिएशन से आप कहोगे पीपी इंपेयर्ड हो गया। भाई ऊंच नीच तो होती है, पर हाँ अगर 20% से 30% से आपकी सेल्स में डिप आ रहा है तो देयर इज अ रिस्क कि आपका पीपी क्या हो चुका हो? इंपेयर हो चुका हो। तो क्या मैं यकीन से कह रहा हूँ या शक से कह रहा हूँ? शक से कह रहा हूँ कि भाई शक है। हाँ, तो कैश गिर भी रहा है, कैश फ्लोज भी गिर रहे हैं, वो भी एक अंदेशा है कि आपकी रिकवरी क्या होती जा रही है, तो रिस्क है। तो मैनेजमेंट बोलेगी भाई आप होशियारी नहीं करें, हमें पता है, हमारे कस्टमर्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं, तो वो प्लान में देगा ना तुम्हें, वो कैश फ्लो बना के देगा ना। पर अगर तुमने ये रिस्क ही नहीं पिक किया तो क्या तुम उस पर काम करते? यानी आज अगर मैं तुम्हें नहीं बताता ये क्लास में, तो मे बी किसी कंपनी की सेल गिर रही होती है और तुम कभी भी ये सवाल ही नहीं उठाते कि आपका पीपी क्या हो चुका है। तो अगर वो पीपी इंपेयर हो चुका है, अगर आप उसको बोलोगे नहीं तो वो कैश फ्लो भी नहीं बना के देगा। कैश फ्लो बना के नहीं देगा तो आप ऑडिट भी नहीं करोगे। अगेन ये बेसिक ऑडिट तो नहीं सीख रहे हम, तो रिस्क बेस्ड ऑडिट सीख रहे हैं। तो ये सारे सवालात आपके कब उठते हैं? जब रिस्क आइडेंटिफाई करना। और रिस्क आइडेंटिफाई तब होगा जब आपको समझ होगी कि रिस्क मौजूद कहाँ है। बात समझ आ रही है? चलें जी, ओके। व्हाट इफ सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड कैश फ्लोज आर नेगेटिव, देन हाउ इट इज पॉसिबल? जूम यूजर कह रहे हैं कि सेल्स इंक्रीज हो रही है और कैश फ्लोज आपके नेगेटिव हैं,
तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मसला है ना वो ये है कि आप पैसे रिसीवेबल में फंसाए जा रहे हैं, तो वो आपकी फिर पॉलिसी अलग, वो अलग रिस्क है, वो अलग देखते हैं हम, लिक्विडिटी रिस्क होते हैं वो। सही है। अच्छा, सानिया कह रही हैं सो साइमल्टेनियसली बोथ सेल्स हैज टू कंटिन्यूसली डिक्रीज एंड देयर हैज टू बी नेगेटिव कैश फ्लोज एज वेल। बिल्कुल ऐसा है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हो कि सेल्स बहुत अच्छे मार्जिन से गिर रही है और कैश फ्लो पॉजिटिव? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सेल्स अच्छे खासे नंबर से गिरेगी तो क्या आपके पैसे भी कम आएंगे? तो कैश फ्लो का नेगेटिव होना सिर्फ लाजमी है या कम होना भी काफ़ी है? अगर कैश फ्लो आपके अच्छे खासे नंबर से गिर रहे हैं तो भी इस बात का अंदेशा है कि आपका पीपी इम्पेयर है या हो सकता है? हो सकता है। वो मैनेजमेंट आपको बताएगी, वो बोलेगी भाई आप होशियारी नहीं करें, आपने रिस्क सही पक किया है, हमें पता है हमें किससे कैसे बिजनेस चलाना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास होती है? मैनेजमेंट के पास। आप तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहे होते हैं कि मुझे यहाँ मसला लग रहा है, यहाँ मसला लग रहा है, यहाँ मसला लग रहा है। बात समझ आती है? अच्छा, एक सवाल है जिसमें तुम्हें एग्जामिनर ने ना 3 सालों का डेटा दिया और सेल्स गिराते हुए दिखा रहा है, तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि देयर इज रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट, क्योंकि वो ये चाह रहा है, ये सुनना चाह रहा है आपसे कि क्या इस बच्चे को पता है कि अगर सेल्स कंटिन्यूसली गिर रही है तो दिस इज अल्टीमेटली हिटिंग द पीपी, क्योंकि उसकी रिकवरी। अब एक बच्चा पता है क्या लिख के आता है बेवकूफ़ी में, देयर इज रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। अबे भाई कुछ और लिखा हुआ नहीं है तो अंडर स्टेट, पहले तो बताओ कौन बेवकूफ़ है जो सेल्स को क्या करेगा? अंडर स्टेट करेगा। इसका रिस्क जो टारगेटेड है वो कहां से? पीपी से। तो रेलेवेंट जगह पे रेलेवेंट बात करनी है। अच्छा, क्या हमने उसको ऑडिट करना सीखा? सिर्फ अभी बात कर रहे हैं कि मसला कहां कहां हो सकता है। अब आप सोचें मैं यूफोन का ऑडिट करके आ जाता और मुझे पता ही नहीं होता कि इम्पेयरमेंट का रिस्क है, तो अल्लाह की कसम में उस पर काम भी नहीं करता। और काम क्यों नहीं करता? क्योंकि पता ही नहीं है कि वाकई में ये मसला है भी या नहीं भी। तो मसला पता है क्या? आपको इम्पेयरमेंट इंडिकेटर पिक करना है, और वन ऑफ द इम्पेयरमेंट इंडिकेटर इज डिक्लाइन ऑफ या कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ सेल। ये बात याद रखनी है। क्लैरिटी है? चलें जी, अब 2-3 प्रश्न, 1 मिनट में आपका सवाल ले रहा हूँ, खाली यहाँ पे मैं 1-2 जवाब दे दूँ। सर, अगर क्वेश्चन में नो वैलिड रीजन मेंशन फॉर डिक्लाइन इन सेल्स एंड सेल्स का डिक्लाइन शोन विल स्टिल से रिस्क ऑफ, तो जानी पहली बात तो मैंने यही यहाँ से शुरू की ना, हद वो कह रहे हैं कि वो सेल्स के डिक्लाइन का रीज़न नहीं बताया। तो अगर सेल्स वैसे भी डिक्लाइन हो रही है तो मतलब रिस्क तो वैसे ही एग्जिस्ट करता है। अब आपको सवाल में लिख के दे कि कंपटीशन आ गया इसलिए सेल्स डिक्रीज हो रही है, तब भी इम्पेयरमेंट का रिस्क है। सेल्स वैसे ही डिक्रीज हो रही है, कुछ भी नहीं कह रहा, तब भी इम्पेयरमेंट का रिस्क है। इसमें सोचना क्या है? सेल डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है आपका पीपी सही परफॉर्म, यानी आप जो सोच के बैठे थे कि मैं इतना कमाऊंगा वो आपकी कमाई। तो अल्टीमेटली एक बंदा जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है ना, मैं इससे इतने कमाऊंगा तो ये भी रिकवर कर लूंगा। अब जैसी बात है वो कमाई कम होते 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 तो इतनी हो गई कि पीपी की कॉस्ट से भी नीचे आ गई है। तो क्या इस एसेट की रिकवरी हो सकती है? नहीं। फिर आप मार्केट में अगर आपने बोला फेयर वैल्यू देख लेता हूँ, जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू, और यूजुअली आपको पता है मार्केट में 99% टाइम्स वैल्यू इन यूज क्या होती है और फेयर वैल्यू, तो वो तो रिस्क वैसे ही। अच्छा, अब ये पता है रिस्क कैसे खत्म हो जाएगा? मैनेजमेंट बोले होशियारी नहीं करो, मार्केट से कोटेशन लेके आया हूँ, देखो पीपी कितने का बिक सकता है, इतने का, तो आप बोल रहे हो कि रिस्क था अब खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? फेयर वैल्यू। ये रिस्क मौजूद कब तक रहेगा? जब फेयर वैल्यू कम हो। और यूजुअली होता है यार, क्योंकि पाकिस्तान में आप कोई प्लांट लगाएं, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, एसिड लगाएं उसमें वियर एंड टियर ज़्यादा होगी, तो मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू ज़्यादा होती रहेगी या कम होगी? फेयर वैल्यू कम होगी। फिर एक ही चारा बचता है, वो क्या है? वैल्यू इन। तो वैल्यू इन यूज कैसे कम हो रही है? सेल्स की वजह से। आपको खुद भाई, अगर सेल्स आपकी आए जा रही है, कम होती जा रही है, तो ऐसी बात है आपकी रिकवरी क्या होगी? तो आपके कैश फ्लोज भी क्या होंगे? तो उसकी अल्टीमेटली जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी? मतलब दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि सेल्स गिरते हुए दिखेगी तो देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी। वापस से खत्म हो सकता है ये रिस्क। कैसे? फेयर वैल्यू ज्यादा हो। एक और तरीके से खत्म हो सकता है, वो आपको प्रूफ कर देगा देखो ये कमाई हो रही है, मेरे कस्टमर ऑन बोर्ड हो चुके हैं, तो कहानी खत्म। पर अल्टीमेटली जस्टिफाई कौन करेगा? मैनेजमेंट। आप पहुंचोगे तब ना जब आपको पता होगा ये मसला एग्जिस्ट करता है। क्लैरिटी है? चलें जी,
सर अगर एक ईयर में मोर देन 50% डिक्रीज हो जाए तब भी रिस्क है ना बेटा? अच्छा भाई, सो व्हेन इट्स आइदर वन बिग डिक्लाइन और ग्रेजुअल डिक्लाइन, बिल्कुल ऐसा है। सर अगर कंपनी मैन्युफैक्चर ना करती हो तो बेटा क्या बेचती है फिर? प्लांट क्यों लगाया मैंने? सवाल है। चलो आपकी एग्जाम्पल पे फिजा बात निकालते हैं। फिजा कह रही है कि सर अगर तो ट्रेडिंग करती होगी, चलो हम अपनी एग्जाम्पल दे देते हैं। भाई हम एक सर्विस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, ये सारे पीपी लगे हुए ना। अच्छा मैं कहूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मेरे इन्फ्लोज आना बंद हो जाएं तो मैं भी अल्टीमेटली ये कहूँगा कि मेरे पीपी क्या हो चुके हैं? इम्पेयर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रिकवरी नहीं हो पा रही ना। रिकवरी कब होगी? जब आपसे पैसे आएंगे। अब अगर कस्टमर बेस ही कम हो जाए, स्टूडेंट बेस ही कम हो जाए तो क्या इसकी रिकवरी हो पाएगी? तो इट अप्लाइज टू एवरीवेयर, वेदर यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वेदर यू आर अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। भाई जो टेलीकॉम की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, तो टावर से कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है? या सिग्नल जाते हैं, तो उससे कमाते हैं ना। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे नेटवर्क के यूजर्स ही कम हो गए, वो जैस पे चले गए, तो क्या मेरा रेवेन्यू अभी भी उतना ही आएगा या कम हो जाएगा? अच्छा अब आपसे मैं पूछता हूं, जब मेरा नेटवर्क का रेवेन्यू ही कम हो गया तो जाहिर सी बात है मैं लोगों की सैलरी नहीं निकाल पाऊंगा। सैलरी नहीं निकाल पाऊंगा तो मुझे अल्टीमेटली पता है कि मेरा एसेट बेकार हो गया, मार्केट में बिक नहीं सकता, जंग आलूद हुआ हुआ है। भाई वेरिएंट ईयर हो रही है ना। अब मैं मैक्सिमम इसकी रिकवरी कैसे कर सकता था? कमा के। अब वो कमाई भी क्या हो गई? कम हो गई। तो आप बोलते हैं दो तरीके हैं, या तो एसेट को बेचूंगा या तो उसको चला के कमाऊंगा। अब चला के जो कमा रहा हूं उसकी आज वैल्यू क्या बन रही है? कम बन रही है। आज वैल्यू कम क्यों बन रही है? अगेन पूछ रहा हूं। सेल्स डिक्लाइन हो रही है, और सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो मैंने 5 साल प्रोजेक्ट किए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली तो देखो वो वैल्यू कम आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं पूरा जोर लगा के 5 साल भी कमाई देख लूं, उसकी आज की वैल्यू भी क्या बन रही है? कम बन रही है। और एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो एसेट इंपेयर्ड है। कहानी समझ आई? पक्की बात है। हाँ जी ऑनलाइन वालों अब बता दो जी जल्दी से एक रिस्क। अच्छा जी अब एक एक करके सवालात लेते हैं। सर बुक्स में ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अल्लाह की कसम सब लिखा हुआ है। किसी ने अगर बुक ली भी है तो उसको देखो उसके बाद है वो सब लिखा हुआ है उसमें, अल्लाह की कसम कोई मसले वाली बात नहीं है। सेल्स डिक्रीज से इन्वेंट्री पर भी असर पड़ता है ना? हाँ आप देखें, सुने, बात समझें, एक बात सुने। इन्होंने कहा सेल्स डिक्रीज हो रही है और उसने इन्वेंट्री की बात ना की हो, इन्वेंट्री की बात, तो आपने होशियारी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसने आपको इन्वेंट्री का डेटा दिया नहीं है। हाँ अगर वो आपको लिख के दे सेल्स डिक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री पाइल अप होती जा रही है, इसका मतलब है इन्वेंट्री बेचने में, तो अब एनआरवी का लॉस आ गया। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस, ये बात ऐसे निकलेगी। अपनी तरफ से एग्जाम में सोच के होशियारी नहीं करनी है कि यार अच्छा सेल्स कम हो रही है तो इन्वेंट्री भी नहीं बिक रही होगी, अच्छा इन्वेंट्री नहीं बिक रही होगी तो ये भी हो गया होगा, तो पता नहीं कौन कौन से कहाँ निकल जाओगे। सब बोला होगा एक कंपनी में, जो चीज़ दिख रही है वो बतानी है। क्लियर है? अभी आपने कितने सवालात किए मेरे साथ? सही ना? और 2-3 सवालात के अंदर आपने देखा था कि जब इन्वेंट्री का रिस्क था तभी हमने बात की थी, बिला वजह होशियारी नहीं की थी। जो कंपनी में है मौजूद उसकी बात करो। अभी जो कल मैंने सवाल दिया था एक ड्रग के रिलेटेड, उसमें इन्वेंट्री का रिस्क है, सेल रुक गई थी और मेरी इन्वेंट्री में भी मौजूद है, लिखा हुआ ना उसमें नीचे एक लाइन में कि हमने सब्सटेंशियल परचेजेस की हुई हैं, बल्क परचेज की हुई है। तो बल्क परचेज तो अब क्यों नहीं बिक रही? गवर्नमेंट ने बोला अब आप बेच नहीं सकते, तो क्या आपको रिस्क ऑफ एनआरवी लॉस है? अच्छा एनआरवी लॉस का रिस्क तो इतना पक्का है उसके अंदर क्योंकि आपके बेचने पे पाबंदी, आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 0। तो वो जब फैक्टर होगा तो बात करनी है। क्लैरिटी है? चलें जी ये भी बात हो गई, ये भी जवाबात आ गए। सर अगर आपके क्लासरूम का एसी डैमेज हो जाए, ये मानिया कह रही है नया सवाल नहीं है मार्केट से, आपके क्लासरूम का एसी डैमेज हो जाए तो उसकी वैल्यू इन यूज़ से तो कोई लेना देना नहीं होगा ना, सिर्फ फेयर वैल्यू रेलेवेंट होगी। क्यों नहीं लेना देना होगा? आप देखो एक मिनट सुनो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखो आपने भी बचपन में अपने सिर्फ FAR 1 की चीज़ें देखी है ना, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कैश जनरेटिंग यूनिट का। किसका? इररेलेवेंट बात कर रहा हूँ, सुन के भूल जाना। एक कॉन्सेप्ट होता है CA फाइनल में सीखोगे जब आओगे ऊपर इंशाल्लाह, कैश जनरेटिंग यूनिट। ये AC क्या खुद कुछ कमा के दे सकता है?
या मैं ये लैपटॉप पीसी वगैरह सब मिला दूं तो कमा के दे दें, मिला के कमा के दे दें। तो अब जब ऐसे इम्पेयरमेंट असेसमेंट की जाती है ना, तो आप लोगों के बचपन में तो आपने बोला प्लांट हो गया, नहीं। अब देखो जब असल रियल लाइफ में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है ना, तो इस एसिड को, इस फर्नीचर को, सबको मिलाता हूँ, ये चेयर्स वगैरह सबको मिलाऊंगा, ये सबकी कैरिंग अमाउंट बन गई, और फिर देखता हूँ पूरा बिजनेस कितना कमा के देता है। तो अगर पूरे बिजनेस की कमाई की प्रेजेंट वैल्यू इस टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा मेरे सारे एसेट्स बच गए। बात समझ आ रही है? फिर उसमें एक अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं कि इंडिविजुअल इंपेयरमेंट। देखो भाई, इसकी इंडिविजुअल देख ही नहीं सकता भाई, कहिए तुम लोगों के मुंह पे रख दूंगा, अलग अलग मजे दे रहा है और तुम इसके अंदर पैसे डाल दो, ऐसा तो नहीं है ना। क्या ये इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर सकता है या एज अ यूनिट? तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। पर उस गली में जाना ही क्यों जहां पे तुम्हारा रास्ता ही नहीं है? सिंपल बात है, तो लॉजिक के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मानिए यहाँ पे एसी कहां से आ गया? हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, इतनी बड़ी बड़ी चीजों की, आप एसी पे आ गई। सही है जी, पर चलो खैर बात समझ आती है मानिया। अच्छा, अब 2-3 सवाल और। इफ कैश फ्लोज आर नॉट येट नेगेटिव बट द सेल्स आर डिक्रीजिंग स्टिल देयर बी रिस्क। बिल्कुल ऐसा है, वही वाला हो गया। बल्क परचेज की, मैंने सिर्फ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस लिखा था, बिल्कुल है अंडर स्टेट। अच्छा देखो भाई, वापस अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस लिखना है या फिर बताना भी है वो क्यों है? हम पहले पूरा लिखते हैं ना, क्योंकि सिंस उसने इतनी सारी परचेजेस की हुई है, वो बैन हो गई है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क कि आपका जो एनआरवी लॉस है वो अंडर स्टेट हुआ होगा। क्लियर है? ओके। किसकी? नहीं, अच्छा कल वाले सवाल में देखो, सेल्स की ओवर स्टेटमेंट मेरे बच्चों इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जब ड्रग लॉन्च किया था तो वो बिकने लग गया था, तो बिक गया ना, वो एक अलग बात है, वो तो बिक गया। अब मसला किसका है? इन्वेंट्री का। नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ उसमें, ऐसे तो कोई नहीं लिखा हुआ। हमने उसमें तो लिखा हुआ था कि जो ड्रग मैंने बनाया है वो मार्केट में कंप्लायंस इशू की वजह से नहीं बिक रहा था, हमने कंप्लाई करके बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी डिमांड थी। अब वो तो आप देखो, जो चीज़ें मैच होती है ना उसका रिस्क नहीं होता, जो चीज़ मैच नहीं होती उसका क्या होता है? रिस्क होता है। तो वो मैंने लिखा भी था बच्चे को। खैर एनीवेज, अच्छा भाई, अब एक्सप्लेन अगेन व्हाई देयर वोंट बी इन्वेंट्री रिस्क इन दिस केस। किस में? सानिया कह रही है इसके अंदर। भाई मैं वापस बता रहा हूँ 5वीं बात, इसके अंदर क्या इन्वेंट्री की जिक्र की हमने? क्या तुम्हें यह पता है कि इसके अगेंस्ट में इन्वेंट्री मौजूद है? क्या इसमें यह लिखा हुआ है कि बल्क इन्वेंट्री पड़ी हुई है, डेज ऊपर जा रहे हैं? जब इस केस में मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं है तो आप ये अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि इन्वेंट्री की एनआरवी का रिस्क होगा? हाँ, अगर इसी केस के अंदर मैं आपको इन्वेंट्री भी अच्छी खासी इंक्रीज होते हुए दिखाऊं और सेल्स कम हो रही है, तो इसका मतलब ये कि कंपनी को बेचने में दुश्वारी हो रही है। ऐसा है? कंपनी को बेचने में आपने अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना अनटिल एंड अनलेस वो डेटा आपको सवाल में क्या हो, गिवन हो। यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं इन्वेंट्री का जिक्र नहीं करूँगा। सानिया, बच्चा बात क्लियर है? जल्दी बता दो, क्लैरिटी है? अच्छा जी, अब हम यहाँ से कोई सवाल था, एक कोई पूछ रहा था, हो गया? चलें, हो गया ना पक्का? चलें जी, ओके। सर कल के क्वेश्चन डेटर डेज का इंक्रीज इनसिग्निफिकेंट था सर, तो फिर रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट रिसीवेबल तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज से आप ये नहीं कह सकते कि रिसीवेबल्स आपके क्या हो गए, ओवर स्टेट हो गए। नॉर्मल इंक्रीज जस्टिफाइड होता है, 2-3 दिन 4 दिन समझ आता है, 15 दिन 20 दिन इंक्रीज हो जाए, 25 दिन इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है? रिस्क होता है। सही है जी? हाँ, नहीं, वो तो मैंने बात ही नहीं की ना, आपने अभी उसका जिक्र करना है। अभी तो हम बेसिक अभी तो चुन्ने मुन्ने ऑडिटर हैं, खाली अभी एंटिटी में जाके देख रहे हैं मसले क्या हो सकते हैं। आगे की दुनिया तो तुम्हारी सोच है, अभी तो हमें यही नहीं समझ आ रहा कि सेल्स कम हो रही है तो वैल्यू इन यूज है, तो एसी डैमेज हो रहा है, तो ये लैपटॉप खराब हो रहे हैं। वो तो बहुत दूर की बात है। अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी तो ये मसले हैं या हो सकते हैं, हो सकते हैं, बस इतनी सी बात हो रही है। अभी तो उस पर पहुंचेंगे, वो तो दुनिया दूर है। चले, अच्छा पहले मुझे बता दो ऑनलाइन वाले, यहाँ तक के सारे सवालात क्लियर हो गए? जल्दी सारे बच्चों, यहाँ तक के सारे सवालात। अच्छा अब देखो होगा क्या,
अब सवाल में आपको वो देगा कि बिजनेस कंपटीशन आ गया, ये कहाँ से पता लगेगा? एनवायरनमेंट से। सेल्स कम हुए जा रही है, ये कहाँ से पता लगेगा? एंटिटी से। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों चीजें आपस में लिंक होते हुए दिख रही हैं? यस हो रही हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, सेल्स की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क बचा, क्यों? आप बोलेंगे सर कंपटीशन की वजह से सेल होनी चाहिए, हो भी रही है, कोई ऑपोजिट केस नहीं है। तो सर आपने एक सवाल में कराया था ना, कंपटीशन आ गया था तो आप ओवर स्टेटमेंट बोल रहे थे, उसमें सेल्स क्या हो रही थी और कंपटीशन आया हुआ था फिर भी क्या हो रही थी? तो वो इनवर्स रिलेशन बन रहा था, ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। आपने कहा बिल्कुल सही है, हमें कोई मसला नहीं है, पर एक मसला है, किसका? इम्पेयरमेंट ऑफ पीपीई का, क्योंकि कंपटीशन के आने की वजह से आपकी सेल्स कंटिन्यूसली गिरे जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मार्केट का शेयर है वो कौन लेके जा रहा है? कॉम्पिटिटर। और कॉम्पिटिटर जो लेके जा रहा है उससे आपकी सेल्स इफेक्ट हो रही है, आपके कैश फ्लोज इफेक्ट हो रहे हैं। जब आपके कैश फ्लोज इफेक्ट होंगे तो आपकी रिकवरी, तो देयर इज अ रिस्क कि आप अपने पीपी से जो कमाई सोच के आए थे वो उससे कम हो, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो वो भी कम आएगी। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है, रिस्क क्लियर है? एक रिस्क किया अभी तक हमने, कौन सा? इम्पेयरमेंट ऑफ पीपीई का। चलें अब इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। ऑनलाइन वालों इजाजत है, जल्दी से बता दो, यहां तक क्लैरिटी है? रिसीवेबल्स की वो मेरे ख्याल से उसने नशे में लिख दिया होगा सॉलिन ने, बट होना नहीं चाहिए। कितने दिन का इंक्रीज आता है रिसीवेबल का, वो बताओ? 5 दिन का। 5 दिन से या खुद बताओ क्या होता है? 5 दिनों के इंक्रीज से ऐसा जितना कोई रिस्क केटर नहीं होता। सही है जी, 5 दिन है। 63 से 68 डेज तक आते हैं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ डेज कैलकुलेट नहीं किए थे, चलो सही है, पर इतने इंक्रीज से कोई मसला नहीं होता। पर चले अगर आपने लिख दिया है, क्योंकि हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ क्योंकि आपने लिख दिया हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो एक्सेप्टेबल, सही है। पर अगेन 2, 3, 4, 5 दिन के हिसाब से कोई फर्क नहीं पता। हाँ अभी भी हो सकता है कि एक आध इनवॉइस हो जिसकी वजह से ये बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो सही है, लिख भी दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उसको जस्टिफाई ऐसे किया जा सकता है कि भाई हो सकता है कि 2-3 इनवॉइसेज ऐसी हों जिसपे मसला हो जो रिकवर ना हो रही हो, तो बस उस हिसाब से। सिग्निफिकेंट रिस्क, इतना बड़ा रिस्क नहीं है। मतलब आप वैसे देखें ना, अगर कोई आपको पहले 25 दिन में पैसे देता था, अब 60 दिनों में पैसे दे रहा है, यानी महीने महीने के गैप आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अब मसला है। सही है, तो आपने लिख भी दिया, मैं कह रहा हूं कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, कोई बेंचमार्क, अभी मैंने बताया ना आपको भाई बेंचमार्क तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ना। अब एक एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है जिसका क्रेडिट पीरियड, तुम लोग मुझे बताना, एक कंपनी है जिसका क्रेडिट पीरियड ही 2 महीने कि 2 महीने बाद पैसे देना। अब उसके डेट्स 5 दिन ऊपर चले जाएं, फर्क नहीं पड़ता। एक कंपनी जो कहती है 5 दिनों में पैसे चाहिए, उसके महीने से पैसे नहीं आ रहे, तो डिपेंड नहीं करता है कि कंपनी की हालात वाकयात क्या, पर वो आपको सवाल में पूरा गिवन हो गया, तो हम बेसिक आपको टेस्ट कर दें तो ऐसी कुछ सिचुएशन दे देते हैं। सही है, चलें ओके हो गया जी ऑनलाइन वालों। इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्पिटिशन वॉन्ट देयर बी अ रिस्क ऑफ रेवेन्यू एज वेल, यानी अभी मतलब इंतकाल हो जाएगा बताते बताते ये वाला। अभी बताया कि भाई बोल रहा बिजनेस कंपटीशन से रेवेन्यू का रिस्क नहीं है। भाई क्यों नहीं है इस सवाल में? नहीं अबे इंफॉर्मेशन नहीं, रेवेन्यू गिर रहा है तो कंपटीशन है भी, रेवेन्यू भी गिर रहा है, तो क्या कोई रेवेन्यू का रिस्क है? ये तुम अज्यूम करो, तुम क्लाइंट के पास गए, तुमने क्लाइंट को बोला यार मेरे को तो ये रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क लग रहा है, तो क्लाइंट बोलेगा कंधे में हाथ डाल के तुम्हारा, अच्छा भाई क्यों? कंपटीशन आ गया है। तो बोलेगा भाई देख तो सही, वैसे ही रेवेन्यू गिर रहा है तो इसमें से और क्या गिराएगा? ये हमें बोलना कब है उसको? जब कंपटीशन आए, फिर हाँ फिर तुम कंधे में हाथ डाल के बोलो भाईजान ये क्या हो रहा है, कंपटीशन से बिजनेस गिरता है तुम्हारा। वो बोल रहा है भाई मैं कंपटीशन है, मेरी सेल्स गिर रही है, और फिर तुम जाके बोल रहे हो जानी यार तेरा रेवेन्यू में मसला लगा रहा है। वो बोलेगा भाई अब तो मसला तेरे में ही है जो तू सोच के आया है। बात समझ आ रही है? अच्छा भाई गॉट इट, समझ आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई इफेक्ट था? कोई भी नहीं था उस सवाल में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई भी रिस्क नहीं था, वो ऐसे ही हमने 1-2 आइटम ऐसे ही दे दिए थे। तब भी आपका सवाल होना चाहिए कि भाई कंपटीशन आ गया, सेल्स कांस्टेंट कैसे? इट शुड हैव बीन
डिक्लाइन, तब भी रिस्क होता है। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। हमजा अली कह रहे हैं बल्क परचेज की थी, तो बेटा बल्क परचेज से मेरे भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या रिस्क होता है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। बल्क परचेज से सीधा सीधा किसका रिस्क था, इन्वेंट्री का, क्योंकि वो बल्क परचेज वाला जो माल है वो बंद हो चुका है, गवर्नमेंट बेचने नहीं दे रही है, जो कहाँ मौजूद है, इन्वेंट्री में, उसकी सेलिंग प्राइस कुछ है या जीरो हो चुकी है, तो आपका एनआरवी का रिस्क वहां पे है। मैं फिर बता रहा हूं, हर एक सवाल में दी गई चीज पे रिस्क नहीं होता, वो एडिशनल आइटम दे दिया था। सही है, सही हो गया, बात समझ आती है। खिजरा, हमजा अली, इमाद, चलो एक और सवाल आ गया, अगर सेल्स नहीं हो रही एंड बल्क परचेज की थी तो कैश कम नहीं होना चाहिए, तो भाई मतलब क्या, अब तुम लोग फिर ये सोचो, क्या उसका ये ही प्रोडक्ट था या बाकी भी बेचता था? ओ भाई, मुसीबत सिर्फ एक प्रोडक्ट में आई है, पूरी कंपनी में नहीं आई है। तो ये कैसा सवाल है कि यार मतलब अगर मैंने बल्क परचेज किया तो मेरा कैश खत्म हो जाएगा, यानी आज अगर मैं कार जाके ले लूंगा तो तुम्हें क्या लगता है मैं कंगाल हो जाऊंगा? मतलब हो सकता हूं, पर कहने का मतलब है कि पैसे की बात है ना। सही है जी, बल्क परचेज क्रेडिट पर थी यार, भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, बल्क परचेज तुम क्रेडिट पे खरीदो, कैश पे खरीदो, वो क्या कंपनी का एक ही प्रोडक्ट था या वन ऑफ था? वन ऑफ था। पढ़ो तो सही उसमें क्या लिखा हुआ है, ये पर चलो सही है, तुम्हारे इनिशियल डेज में तुम्हें हक है ये पूछने का। सो विद द कंपटीशन इन दिस केस, अब इंग्लिश भी आ गई, सो विद द कंपटीशन इन दिस केस देयर इम्पेयरमेंट रिस्क इज नॉट रेवेन्यू रिस्क। यस एग्जैक्टली, तो इन दिस केस, अगर इनकी भाषा में जवाब दें इनको, इन दिस केस इवन इफ देयर इज अ कंपटीशन देयर इज नो रिस्क ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, देयर इज रिस्क ऑफ impairment, because with the competition revenue is increasing or decreasing? Decreasing. तो competition के आने से revenue क्या होना चाहिए, हो भी? revenue का रिस्क किसका रिस्क है? impairment का। हम बात भी किसकी कर रहे हैं? अल्लाह की कसम ये बात समझ आती है? हाँ जी जानी, ये बता दो। चलें सर, आगे चलें? ओके चलें भाई, अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने इजाज़त दे दी है। तो हमने फाइनली ये सीख लिया कि सेल्स के गिरने से आपकी इम्पेयरमेंट का रिस्क हो सकता है। सही है जी, आगे चलते हैं। मज़े की चीज़, अच्छा अब दो तीन चीज़ें मैंने आपको सिखानी है यहाँ पे लिख लिख के, ताकि यहाँ पे समझ भी आए। टाइम कम है बट इसमें हो जाएगा इंशाल्लाह। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके IFRS के अंदर और ऑडिट के अंदर भी। वो कहता है कि भाई आप अपने आप से सवाल पूछें, कंपनी को कहता है, आपको नहीं कहता, किसको कहता है? कंपनी को। कंपनी को कहता है कि कंपनी खुद असेस करेगी कि कंपनी एक गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अब सुनना, गोइंग कंसर्न का पहले मतलब समझते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि कंपनी एक चलती हुई कंपनी है। कंसर्न का मतलब है कंपनी, गोइंग का मतलब है चलती रहेगी। वापस से, कंसर्न का मतलब है एंटिटी, कंपनी। कंसर्न का मतलब क्या है? कंपनी या एंटिटी, जो भी कह लो। और गोइंग का मतलब है चलती रहेगी, पर हमने कहा चलती रहेगी नेक्स्ट 12 मंथ्स, क्योंकि अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइम के बनते हैं? 12 महीने के। अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइम के बनते हैं? तो प्लीज सुनना फोकस के साथ। ये बड़ी अहम बात है। कंपनी को कहा गया जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, जब तुम, तो तुम पे ये बात लागू होती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ तो तुम पे ये बात लागू होती है कि तुम अपने आप से एक सवाल पूछो। कंपनी को कहा जा रहा है, ऑडिटर को कहा, कंपनी को कहा जा रहा है तुम देखो कि तुम क्या एक चलती हुई कंसर्न हो। उसने कहा चलती हुई कंसर्न का मतलब क्या है? अगले 12 महीने, अगले। तो कंपनी कह रही है अगर मैं चलती हुई कंसर्न हूं, अज्यूम करो अगर मैं चलती हुई कंसर्न, तो मैं क्या करूं? उसने बोला आप नॉन करंट को नॉन करंट में दिखाना, करंट को करंट में दिखाना, क्योंकि करंट का मतलब है अगले साल और नॉन करंट उसके, मतलब बात समझ आ रही है ना कि अगले 12 महीने कंपनी चलेगी तो उससे आगे कहानी जाएगी। अच्छा, कंपनी कह रही है व्हाट इफ हम बोलें कि हम तबाह बर्बाद होने वाले हैं, तो सब करंट में,
क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 1 साल से आगे जाएगी। 1 साल से सिर्फ ये काफी नहीं है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? गोइंग कंसर्न नॉन गोइंग में फर्क क्या है? कि नॉन गोइंग कंसर्न का मतलब है कि अगले 1 साल में कंपनी बंद हो रही है। तो ऐसी बात है, कोई भी ऐसी चीज है जो 1 साल से आगे जाएगी? या सब करंट में? एसेट्स भी करंट एसेट्स, लायबिलिटीज भी करंट लायबिलिटीज। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, यहां तक बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज बता रहा हूं, जल्दी बताओ, जल्दी से प्लीज। सारे बच्चों, सबसे पूछा है मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब एक। अब आगे सुनो। उसने कहा ये बात समझ आ गई तो डन हो गया, आगे चलते हैं। वो कह रहा है वंस आपने डिसाइड किया कि आप नॉन गोइंग कंसर्न है, मैं यहां पे लिख रहा हूं वंस डिसाइडेड के नॉन गोइंग कंसर्न है, तो क्या होगा? करंट एसेट्स होगा और सर वो फिर नॉन करंट कहां गया? सर 12 महीने से ज्यादा कंपनी चल ही नहीं पाएगी, चल ही नहीं पाएगी। सर नॉन करंट के लिए हम बियॉन्ड 12 महीने की चेकिंग, देखो अभी फिर ये हर्ट कर दिया ना इसने ये बात पूछ के। मैं भी बात किसकी कर रहा हूँ? ऑडिटर की, मैनेजमेंट की। हम ऑडिटर का क्यों लाए सवाल? हमने ये बदतमीजी की, हम ऑडिटर को लाए। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बातें किससे हो रही हैं? सोच कौन रहा है? पहले उसको समझ लो ना। हमें क्या करना है मैंने सिखाया? नहीं सिखाया। हमें जब सिखाया तो बताया। अभी बिल्कुल भी ये हमें होशियारी नहीं करनी है कि ऑडिटर क्या करेगा, वहां तक लाने के लिए ये समझना है कि वो क्या कर रही है। क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट के बीच में, कोई भी ऐसी चीज नहीं कि हम क्या करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट की। पहले वहां तक रहेंगे। मैनेजमेंट की बात खत्म नहीं हुई, बोला हम कैसे चेक करेंगे? अभी पहले वो तो समझ लो वो क्या कर रहे हैं। सही है? हाँ बिल्कुल, ये वाली बात आप सुने वापस से। मोमेंटम को वापस लाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोगों ने उसकी इधर वापस से। हमने कहा एक कंपनी है जो कि अपने अकाउंट्स बना रही है, वो कहती है मैं गोइंग कंसर्न हूं। इसका क्या मतलब है? 12 महीने से आगे चलेगी। सही जी। उसने असेसमेंट करनी है अगले 12 महीने में बंद हो रही है या नहीं हो रही है। सही जी। आगे फिर हमने कहा अगर वो कहती है मैं गोइंग कंसर्न हूं, तो क्या वो नॉन करंट एसेट्स दिखाएगी? दिखाएगी, क्योंकि उससे आगे बात जाएगी। वेरी गुड। अच्छा आगे सुने, क्या करंट एसेट्स भी दिखाएगी? करंट लायबिलिटीज भी, नॉन करंट लायबिलिटीज भी, क्योंकि कहानी उसके आगे जाएगी। चलती हुई कंसर्न है, चलती हुई गोइंग कंसर्न। अच्छा व्हाट इफ मैनेजमेंट डिसाइड करे बंद, नहीं चला सकते बिजनेस, नहीं हो रही कमाई, क्या करें? तो ये क्यों है? अब इसके बेसिस को तो समझो ना। मैं क्योंकि अकाउंटिंग भी देखता हूँ, ये भी देखता हूँ, दोनों में अच्छे से बता सकता हूँ। सुनो, ये इसलिए होता है क्योंकि शेयर होल्डर को, ये असल में यूजर कौन है? आपने रिपोर्ट साइन कर दी, आप बता रहे हैं नॉन करंट नॉन करंट करंट करंट। शेयर होल्डर सोच के बैठा वाह 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 नॉन करंट करंट चल रहा है अभी भी। पता चले अगले 6 महीने में कंपनी बंद हो गई। शेयर होल्डर बोलेगा ऑडिटर भाई इधर आना, ये क्या है? तुमने साइन किया है और तुम कह रहे हो कि मैनेजमेंट सही कह रही है कि हम कौन सी कंपनी है, गोइंग कंसर्न, जबकि तो आपने हमें ये क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं बताया? तो आप ये बोलेंगे हमारा काम नहीं था। पहले हम ये कह रहे हैं मैनेजमेंट को तो सोचने दो। बात समझ आ रही है? हमारा रिस्क क्या है कि हम गलत साइन ना कर दें। हमारा रिस्क क्या है जल्दी बताओ? गलत साइन ना करते हैं। और गलत साइन का यही तो रिस्क है कि भाई हो नॉन गोइंग कंसर्न, हम गोइंग कंसर्न पे सिग्नेचर चिपका के आ जाएं। हम तो ओपिनियन देंगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती, तो ये छोटी गलती है या अच्छी खासी गलती है? अबे ऐसा है कि मतलब लोगों की ज्यादा तो तबाह हो जाए, इसमें सीधी पैसा लगा हुआ होता है भाई कंपनी में। आप दुनिया को बता रहे हैं, इसमें केसेस भी होते हैं। सुनो तुम्हें बताता हूँ। एक शेयर होल्डर को पता लगा कि हम नॉन गोइंग कंसर्न है, उसने गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स बनाए। सही है? अज्यूम कर लो डायरेक्टर भी वही है, तो वही अप्रूव कर रहा है। उसने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चला दी है। ऑडिटर ने भी जाने दी है। उसने क्या किया, ये कंपनी किसी और को बेच दी, शेयर्स किसी, तो कंपनी बंद हो गई या मालिक चेंज हो गया? जैसे ही मालिक चेंज हुआ 6 महीने में कंपनी बंद हो गई। नुकसान किसको हुआ? चुने वाला। तो अब अल्टीमेटली ये जो इशू है ना, छोटा इशू
नहीं है। इस पे काम क्या करेंगे वो सब देखते हैं, पर पहले बताओ इसकी दुनिया में एंटर होगा गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, कि अगले 12 महीने या उसके आगे चलेगा या नहीं चलेगा। बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले प्लीज कंफर्मेशन दो यहां तक, इसके आगे फिर बात बताऊंगा, जल्दी बताओ। यहां तक क्लैरिटी है? जल्दी से लिख के बताओ। ओके, बस यहां तक। अब सुने, अब मैंने कहा वंस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो नॉन गोइंग कंसर्न है, तो वो कहता ये है, कहा ये जाता है, कहा ये जाता है मेरे बच्चों, प्लीज फोकस होकर सुनिएगा, कहा ये जाता है कि इसका अगर पीपी है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, वो भी कहां जाएगा? और उसने कहा सिर्फ ये काफी नहीं है, एनआरवी पे आएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, मतलब फेयर वैल्यू लेस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अब वो बोलता है अपने सारे एसेट्स को उस पे दिखाओ जितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी लिक्विडेट होगी, क्योंकि ये कंपनी, तो जितने पैसे मिलेंगे, जितनी लायबिलिटीज चुकता होंगी, वो सबके बाद शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, बुक वैल्यू पे नहीं आएंगे। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी चलती रहेगी, रिकवरेबल वैल्यू देखते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब सिर्फ एनआरवी क्या आएगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वो देखेगा कौन सा एसेट कितने पे बिक सकता है और कितनी लायबिलिटीज हैं, और सबको दे दाने के बाद वो बोलेगा शेयर होल्डर तुम्हारे बचे हुए पैसे। बात समझ आ रही है? तो दोनों कॉन्सेप्ट्स में फर्क समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कि एक तो गोइंग कंसर्न और दूसरा नॉन गोइंग कंसर्न। छोटा मसला है या बिग इशू? बिग इशू, ये बात याद रखना है। नॉट लोअर ऑफ, नहीं 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 नहीं, देखो भाई सीधी सी बात है, सब की सब चीजें। अच्छा, एक अलीना ने सवाल किया, सर लोअर ऑफ बुक वैल्यू एनआरवी पे नहीं आएगा? अगर एनआरवी पहले ही कम होती तो मेरा एसेट तो वैसे ही इंपेयर्ड होता। नहीं है ये बात समझ भाई? अगर एनआरवी वैसे ही कम होती तो मेरा एसेट वैसे ही क्या होता? इंपेयर्ड होता। तो वो तो सीधी सी बात है ना अलीना, बात समझ आ रही है? अगर एसेट मैंने 100 रुपए पे रखा हुआ है, उसकी एनआरवी 80 थी, तो मेरा एसेट वैसे ही क्या होता? इंपेयर्ड होता। सीधी सी बात है। चले ओके, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो, यानी ये आपने समझ आ गया कि मैनेजमेंट का पंगा क्या है। यहां तक कोई सवाल इससे रिलेटेड? नहीं। ऑनलाइन लोग बताओ, यहां तक कोई सवाल इससे रिलेटेड जो मैंने बोला है? जल्दी बताओ, जल्दी से। यहां तक कोई मसला नहीं है? वेरी गुड, आगे सुनो। अब ऑडिटर को कहा गया कि भाईजान जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो ये गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। वापस से, कंपनी चलती रहेगी, ये पंचायत किसकी है? मैनेजमेंट की। जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। अकाउंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। ऑडिटर को कहा गया अंधों की तरह ऑडिट नहीं करना, देखना कहीं कोई हालात वाकयात तो नहीं है, कहीं कोई। अब आगे देखें कि करके मैं लिखता हूं यहां पे। वो कहता है जो ऑडिटर है देखेगा, पहली चीज लिखी मैंने जानी, इवेंट और कंडीशन। ऑडिटर को कहा गया जब तुम ऑडिट करने पधारोगे, वहां पे जाओगे, तो तुम देखो कोई इवेंट और कंडीशन तो नहीं है, हालात और वाकयात। हालात और वाकयात, इवेंट और कंडीशन, जो तुम्हें ये सोचने पे मजबूर करे कि एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, एंटिटी इज। तो अब सवाल आपके दिमाग में ये आएगा था, हम नजूमी है, जैसे आज तक भी तो चीजें पता लगी रही है ना, इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा। एग्जाम्पल, आप सेल्स का ऑडिट कर रहे थे, साथ साथ बोलना है किसका ऑडिट? अब देखो तो मैं एक एक करके दिमाग में फिक्स करता हूं। सेल्स का ऑडिट कर रहे थे, सेल्स के ऑडिट करते हुए आपने देखा कि यार एक कस्टमर था जो पूरी कंपनी की 70% सेल्स का हिस्सा लेके जाता था, और उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसने रिन्यू, मैं मेजॉरिटी स्टेक नहीं, चसी शेयर होल्डर नहीं है वो, मेजॉरिटी सेल्स का पोर्शन एक कस्टमर लेके जाता था। की कस्टमर जिसको कहते हैं, मेजर कस्टमर जिसको कहते हैं। आप खुद सोचें, वो बंदा अगर शार्ट हो जाए सेल्स में से, तो लोगों को सैलरी तो वही देनी है, नहीं आई बात समझ? तो वही देनी है, ऊपर से रेवेन्यू बढ़ा दो, लॉस पक्की बात है। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताओ, फ्यूचर में कंपनी अपने ऑपरेशंस चला पाएगी?
देखो पीपी की इंपेयरमेंट तो दूर की बात है, कंपनी गई, बात आई समझ, रिस्क है, पर अब जो रिस्क है कंपनी की कंटिन्यूटी पे, कंपनी की, अच्छा तो यहां पे रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ पीपी या रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। वापस से हमने एग्जांपल बड़ी प्यारी दी है भाई, बोलने वापस सुना है, मैंने कहा एक सेल्स है चली जा रही है, आप सेल्स का ऑडिट कर रहे थे, हालात वाकयात ढूंढ रहे हैं, अवेयर रहने को बोल रहा है वो, हालात वाकयात, पता क्या लगा, एक कस्टमर था जो पूरी कंपनी की सेल्स का हमसे 70% लेता था, एक कस्टमर, मेजर कस्टमर, हम उसको इतना प्यार से रखते थे फिर भी उसने हर्ट किया। हम ये कह रहे हैं जब वो चला, सुनो, जब वो फिर भी चला गया हमें छोड़ के, तो हमें बीइंग एन ऑडिटर क्या रिस्क है, कंपनी अभी अपने खर्चे, तो उसके बाद पैसे ही नहीं होंगे कि वो लोगों के अखराजात कर पाए, सैलरीज दे पाए, तो क्या कंपनी अल्टीमेटली बंद होने के कगार पे आ सकती है? मैं आ गई है क्यों नहीं कह रहा, रिस्क है, बात समझ आ रही है? तो ये कहलाती है, अब देखो ये यहां पे फिर ये सवाल किया ना इसने, माने आने, मैंने अभी क्या बोला था, पीपी की इंपेयरमेंट का रिस्क तो है, ये उससे ऊपर की बात है। मैं क्लाइंट को जाके बोलूँ या पीपी की इंपेयरमेंट बुक कर ले, बोलेगा थैंक यू मैं बुक कर लेता हूँ। मसला क्या पीपी की इंपेयरमेंट का या गोइंग कंसर्न का? मसला यहाँ पे पीपी का नहीं है, कंपनी बंद हो जाएगी, पीपी इंपेयर करा के क्या करोगे? उसको तो वैसे ही एनआरवी पे लाना है, नहीं बात समझे मेरी, उसको वैसे ही किस पे लाना है? तो सोच छोटी नहीं रखनी, सोचना है। अभी मैंने शुरुआत, मुझे पता था ये पीछे से लिंक करेगी, है मुझे पता था इसका, तो ये मैंने इसलिए पहले इसके लिए बोला कि भाई पीपी की इंपेयरमेंट का रिस्क अपनी जगह है, वो तो हो ही जाएगा ना इसमें कवर, छोटा रिस्क है। मसला किसका है? गोइंग कंसर्न का है। यार बड़ी चीज हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है, चलो आगे सुनो। पहले बताओ पहला मसला समझ आया? ये एक ऐसा वाकया है, एक ऐसी कंडीशन है जो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि गोइंग कंसर्न का रिस्क है। अब आप बोलेंगे सर ऑडिटर, बीइंग एन ऑडिटर क्या काम करेगा, हम मैनेजमेंट, ऐसे इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, पर रिस्क असेसमेंट में जो आ रहा है तो वो तो कराऊंगा ना। आगे सुनो, हम आगे जाके इसको डिटेल में देखते हैं, पर मैं आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ उसकी। वो कहता है कि जब बीइंग एन ऑडिटर आपने ये रिस्क निकाल लिया ना, हाँ बिल्कुल ऐसा दिमाग खुला रहना चाहिए। सुनो, जब आपने ये रिस्क निकाल लिया ना, तो ऑडिटर को अब क्या करना है? ऑडिटर मैनेजमेंट से जाके बोलेगा भाईजान आपको कुछ पता है? बोलेगा क्या पता है? ऐसे ही बोलता है वो, क्या पता है भाई? भाई वो कोई गोइंग कंसर्न के मसले हैं। उसने बोला नहीं है। अब आप क्या बोलोगे? जस्टिफाई नहीं करो, आप पहले टारगेटेड बात करोगे, भाई आपका एक मेजर कस्टमर, अब वो घबराएगा। आपको पता है ना, कैसे ही बोल रहे हो या सबूत के साथ? अब आपको पता है। अब आपने उससे पूछा भाईजान गोइंग कंसर्न असेसमेंट, उसने बोला भाई हमें नहीं सिखाओ, दूसरे कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। मैंने कहा दिखा दे भाई। अच्छा दिखा दिया तो मेरा रिस्क क्या हो जाएगा? तो क्या आपको शक गलत था? कल को कंपनी बंद भी हो गई, बाद में मैं बोलूंगा भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा था यार, अब बाद में एग्जीक्यूट हो, मेरा क्या जाता है, मैंने तो अपना काम किया है। हाँ अगर आप पे केस हो जाए, शेयर होल्डर आप पे केस कर दे और बोले भाई तुमने क्या देखा था, और तुम्हें पता ही नहीं लगे कि गोइंग कंसर्न का रिस्क था भी, तो फिर बर्डन किसके ऊपर है? हमारे ऊपर, क्योंकि हमने सही रिस्क असेस और सही ऑडिट नहीं किया। तो देखो ये अगेन वही बात कहता हूं, फर्क होता है एक बेवकूफ ऑडिटर में, एक अकलमंद ऑडिटर में। नहीं फेक कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता, फिर मैं उसको कंफर्मेशन भी भेजता हूं ना। नहीं कंफर्मेशन भेजता हूं, उस बंदे से डायरेक्ट पूछता हूं कि भाई तू क्या इससे खरीदना शुरू करेगा या नहीं करेगा। फिर इसमें एक और प्रोसीजर भी होता है, मैं वाकई में बाद में जाके, क्योंकि हम ऑडिट कर रहे होते हैं ना, 2-3 महीने होते हैं हमारे पास, तो मैं देखता हूँ ईयर एंड के बाद क्या उससे कोई सेल परचेज हुई है, तो वहीं से मुझे अंदाजा हो जाता है। और अगेन मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, रीजनेबल देता हूँ। वो तो हम आगे आएंगे, वो तो थियोरेटिकल बातें हैं, वो बाद में देखते हैं। क्लियर है? नहीं वो तो वैसे ही नॉन गोइंग कंसर्न हो गई ना, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, वो तो अलग बात है। हम तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? फुल सुथरी कंपनी जिसमें ये तफरीयाँ नहीं है। चलें जी, अच्छा भाई अब हदफ में अब सवाल देखें, सवाल सुन, देखो ऑडिट में गेम किसकी है? सवालात की, सवालों की क्वालिटी देखें आप यहाँ पे। तो सर अगर ग्रेजुअल डिक्लाइन इन सेल्स ओनली इंपेयरमेंट रिस्क, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन सेल्स, फिर रट्टा लगा रही है। अब है भाई यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्लाइन, एक साथ डिक्लाइन की बात कर रहा हूँ, ये कस्टमरी शार्ट हो गया है।
यहां पे बात क्या कर रहा हूं, मैंने आपको ये कहा कि एफएस देख के बताओ सेल्स गिर रही है, या मैंने वाकई में देखा कस्टमर नहीं है? भाई बात क्या कर रहा हूं, लिंक कहां से कर रहा है भाई? देखो अगेन रट्टा क्यों लगा रहे हो यार? सेल्स, अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जानी, आप अगर सेल्स देख रहे हैं एफएस में गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, दैट विल पोज अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट। इसी के अंदर मैं ये डाल दूं सेल इसलिए गिर रही है, सारे कस्टमर जा रहे हैं और मेजर चंक जा चुका है, आप कौन सा रिस्क हो गया? तो बात तो समझें, कहानी कहां जा रही है? मैं यहां पे कस्टमर शार्ट कर चुका हूं, ये बोल रहा है कि गिर रही है सेल्स। मैं बोल रहा हूं मुझे पता लग चुका है कस्टमर गायब हो चुका है, तो कहानी यहां खत्म हो गई। हम किस पे आ गए हैं? गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बातें नहीं कर रहे। बात समझ आती है? हर्ष महमूद जल्दी बताओ। अच्छा भाई सालार कह रहे हैं सर अगर रिजर्व अगर 1-2 साल संभाल सकती है कंपनी, अगेन ये जस्टिफाई मुझे कौन करेगा? मैं बोल रहा हूं कस्टमर गायब हो गया, सही है, मान गए कस्टमर गायब हो गया, मुझे कंपनी कह रही है भाई हम भी फिर भी गोइंग कंसर्न है, तो ये कहने का हक है ना उसको? जिम्मेदारी किसकी है? चेक कौन करेगा? तो मैनेजमेंट कह रही है कि भाई मैं आपको प्रूव करती हूं कि मैं अगले साल चल सकती हूं, ये कैश पड़े हुए मेरे पास, तो क्या गोइंग कंसर्न नहीं है? है। तो क्या मैं मना करूंगा गोइंग कंसर्न नहीं है? बिल्कुल है, पर क्या वो मुझे वेरीफाई कराएगा? तो कस्टमर आ सकता है, प्लान्स होते हैं उसके पास। अब ये थोड़ी ना आपने बुद्धि पे चमाट मारी हुई बंद कर कंपनी, बोलेगा तुम कौन होते हो भाई, तुम्हारा रिस्क है, मैं एड्रेस करूंगा। हाँ अगर कंपनी भी कहे, तुम भी कहो गोइंग कंसर्न नहीं है, तो फिर अकाउंट किस पे बनेंगे? इस पे या उस पे? इस पे बनेंगे, कहानी खत्म, दैट्स इट। यही तो तुम्हारा मकसद है कि सही चीज जाए। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही है? हाँ जी, अब आगे सुने। ये तो एक फैक्टर था, दूसरा फैक्टर आपको पता लगे, सुनिएगा मेरी बात फोकस के साथ ना, बड़ी मजे की बात है। आपको पता लगे ऑल टुगेदर कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मैंने अभी 2-3 सॉफ्टवेयर हाउस के ऑडिट किए थे, उसका बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे जो की डेवलपर्स होते हैं ना, वो कंपनी छोड़ के चले गए, तो बनाएगा कौन? तो कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही उनके नाम पे आ रहे थे। तो कहने का मतलब है ये है कि जब आपकी की रिसोर्स आपके इदारे से चली जाए, जिस पे पूरा इदारा हैविली डिपेंडेंट हो, तो क्या तब भी गोइंग कंसर्न का रिस्क? मैं पक्का क्यों नहीं कह रहा कि नॉन गोइंग कंसर्न रिस्क है? सर वो हायरिंग कर सकते हैं, वो किसी और को ट्रेन कर सकते हैं, अगेन ये जस्टिफाई कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। एक और चीज, आप एक हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, हाईली, ऐसी बात सुनी है पहले? नॉन कंप्लायंस, पेनल्टीज, अनडिस्क्लोज लायबिलिटीज, यही है ना सारी चीजें। अच्छा आपने इतना बड़ा ब्रीच किया कि हो सकता है कि उससे आपका लाइसेंस रिवोक हो जाए। अब तो नहीं, अब आप पेनल्टी का क्यों नहीं कह रहे? तो मसला बड़ा है ना, तो आपने होशियारी भी, हरकत भी वही की है। तो डिपेंड करता है, ये नहीं है कि मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने आपको बताया ना, हजारों एग्जांपल्स दूंगा हैं बुक में, पर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट से पेनल्टी है। ओ भाई लाइसेंस रिवोकेशन का रिस्क होता है, और लाइसेंस रिवोकेशन के रिस्क के अंदर आपको यही तो पता है ना कि आपका गोइंग कंसर्न का रिस्क है। बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल दूं इस पे, लाइसेंस रिवोकेशन पे आ जाओ। बैंक है ना, बैंक को ये कहा गया कि आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करना है। क्या करना है? सही है, रेशो, रिजर्व नहीं, रेशो। अच्छा वो रेशो कैसे निकलता है? बैंक को ये कहा गया आप एक काम करें, अपने कैपिटल को अपने एसेट से डिवाइड करें। किससे? कैपिटल को एक परसेंटेज आएगी, वो परसेंटेज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कार कहते हैं उसको हम। 15% से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा हमने कानून खोल के देखा, अगर 15% से कम हुआ तो स्टेट बैंक में रिवोक द लाइसेंस लिखा हुआ है, स्टेट बैंक में रिवोक। क्या बोला मैंने? में रिवोक, कंफर्म नहीं है। आपने देखा किसी बैंक के ऑडिट पे गए, आपने ये रेशियो कैलकुलेट किया, 12% आ रहा है, क्या रिस्क है? गोइंग कंसर्न का रिस्क है ना, कि हो सकता है वो गोइंग कंसर्न, क्या ऐसे ही कह रहे हो, ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के बीच पे? तो ये रिस्क आ गया भाई कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 15% से कम है। तो आप कौन होते हो कहने वाले कि लाइसेंस रिवोक हो जाएगा? भाई लिखा हुआ है कानून में,
और ये पता है क्यों लिखा हुआ है? वो कह रहा है कि आपके पास इतना कैपिटल ही नहीं है, यानी इसको मैं तुम्हें, अगर ऑनलाइन वालों और तुम सब अगर एक खुले दिमाग से बोलोगे तो एक और चीज़ सिखाता हूँ, फिर बच्चों वाली बात नहीं होगी। चलें ओके, मुझे बताओ कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस इक्वल्स टू कैपिटल, यही होता है ना? सिर्फ तुम लोगों के लिए। बैंक्स पता है क्या कहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है इस कैपिटल को इस एसेट से डिवाइड कराओ। अगर तुम्हारी ये एसेट्स ज्यादातर लायबिलिटी फाइनेंस हैं तो ये कम होगा। हैवी बात कर रहा हूं वापस से। अगर तुम्हारे एसेट्स डेट से फाइनेंस हैं तो तुम्हारा कैपिटल क्या होगा? क्योंकि एसेट्स तो आ रहे हैं, लायबिलिटीज भी तो आ रही हैं, कैपिटल कुछ भी नहीं है, आपका अपना पैसा कुछ भी नहीं है। बैंक को कहा जा रहा है बेटा अपने पास अपना 15% रखना, ताकि कोई आए तो उसको दे सको। अवाम का पैसा है। किसका पैसा है? तो इसको मिनिमम थ्रेशोल्ड दे दिया। पर यहां पे गियरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, क्योंकि बैंक्स तो डिपॉजिट लेते हैं ना, तो बैंक जो डिपॉजिट लेता है वो उसकी लायबिलिटी होती है। यानी आज तुम बैंक में पैसे जमा कराने जाओ, वो बैंक की लायबिलिटी है और साथ साथ कैश भी आ गया, तो वो बोल रहा भाई इसको जितना ऊपर लेते जाओगे कैपिटल तो तुम्हारा अपनी जगह है ना। असल में तुम्हें कैपिटल एडिक्वेटली रखना है एज कंपेयर टू योर एसेट्स, और वो कितना % होना चाहिए? कल को कोई नागानी आफत आए तो तुम्हारे पास 15% की इस्तात होनी चाहिए कि तुम दे सको। क्योंकि आज अगर सारे लेनदार आ जाएं बोले पैसे वापस दो, तो तुम्हारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं बाकियों को देने के लिए, हाँ या नहीं? तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन है एक, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अगेन वो आपको सवाल में सब लिख के देगा, तो मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ जो मैंने ऑडिट्स किए हैं। बात समझ आ रही है? पहले बताओ ऑनलाइन वालों, गोइंग कंसर्न का इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में फर्क समझ आ रहा है? स्टेट बैंक कह रहा है ये हरकत हुई है लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, बता रहा हूं। तो क्या ये की रेशियो है? यस, एक अहम रेशियो है, एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसको ब्रीच किया तो कहानी खत्म। तो कौन सा रिस्क है? बेसिक रिस्क है या गोइंग कंसर्न का रिस्क है? अच्छा, रिस्क क्यों है? हो सकता है वो कहे भाई हमने स्टेट बैंक से परमिशन ली है, ले सकता है ना, तभी तो मैं कह रहा हूं कि रिस्क है, क्योंकि उसमें कानून में क्या लिखा हुआ है? मे रिवोक। तो बोलेगा भाई तुम क्यों होशियारी करते हो, तुम्हें रिस्क है, हम तुम्हें कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाते हैं, एसबीबी का लेटर दिखा देगा कि एग्जाम्पशन आ गई है, तो आपका रिस्क गलत था या रिस्क सही था? पर अब उसने एड्रेस कर दिया, वो आपने पहुंचना तो है ना, सीधी सी बात है। कल को अगर आपने नहीं किया ना, स्टेट बैंक आपको लेटर लिखेगा, ओ भाईजान ये तो नॉन गोइंग कंसर्न है, तूने ऑलरेडी कैसे कर लिया? तो हम बोलेंगे उसने बताया ही नहीं था। उसने बोला वाह भाई वाह, तुम अंधे हो एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग में, तुम्हें ये नहीं पता था कि लॉ में ये लिखा हुआ है। हम बोलेंगे हाँ यार गलती तो हमारी है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से देखना है। वेरिफिकेशन के लिए अलग चैप्टर है भाई, वेरिफिकेशन के लिए अलग चैप्टर नहीं है, पूरी बुक है। वो बोले सर इसको वेरीफाई करने के लिए अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर है या बुक है? पूरी बुक है। अभी हमने ऑडिट शुरू कर लिया है, रिस्क देख रहे हैं। बात समझ आ रही है? मैंने आपको बोला कि मैं ऑडिट ऐसे कराऊंगा जैसे ईवाई में होता है, सारे रिस्क एक जगह, फिर सारे ऑडिट्स एक जगह, एक एक को पिक करेंगे, बताओ ये सीखा था, ये सीखा था, सबको एड्रेस करेंगे, एक एक मैप हो जाएगा पूरा ऑडिट। क्लियर है? पक्की बात है? जी जानी। नहीं, लायबिलिटी फाइनेंस क्यों हटा के? आप कमाए ना, आप जितना कमाएंगे वो कैपिटल में जाएगा, एसेट बढ़ते रहेंगे, कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट। जो प्रॉफिट होता है कहाँ क्लोज होता है? कैपिटल में। तो कैपिटल भी बढ़ता रहेगा, एसेट्स भी बढ़ते रहेंगे। वो बोल रहा है इतने पैसे रखना कि वो एसेट्स के 15% हो। इन सिंपल इक्विटी एसेट का 15% होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ये गेम है इस पे। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? जल्दी से सारे बच्चों चले। यानी आपको गोइंग कंसर्न का रिस्क समझ आ गया। चलो एक आखिरी चीज, तुम लोग बताओ कि गोइंग कंसर्न का है या नहीं है? जल्दी से, जल्दी फोकस से, तुम लोगों ने जवाब देना है। मुझे एक बात बताओ जल्दी से, अगर मैं कहूँ एक एंटिटी एक्सपोर्ट करती है, कोविड आ गया, एक्सपोर्ट पे बैन लग गया, क्या रिस्क है? अब देखो ये फॉरेन एक्सचेंज तो इसने बोला, पर अब गोइंग कंसर्न आ गया है। फॉरेन एक्सचेंज तो है, पर अब जब बेचोगे नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज किस पे अप्लाई करोगे? इनवॉइस ही नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब, अच्छा मुझे ये नहीं बात समझ आ रही है, मुझे समझा के दिखाओ कि गोइंग कंसर्न कैसे है।
क्योंकि काम एक्सपोर्ट का है, तो अब एक भी चीज़ पाकिस्तान से बाहर, तो अल्टीमेटली कंपनी बंद होगी, क्योंकि उसके ऑपरेशंस डिसरप्ट हो चुके हैं। उल्टा करते हैं, एक कंपनी इंपोर्ट करके बेचती है, इंपोर्ट करके बेचती है, इंपोर्ट करके बेचती है, और कंपनी ने कहा भाई ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा जा रहे हैं बाहर, इंपोर्ट बंद। अब क्यों गोइंग कंसर्न का रिस्क? सर वो आता ही वहाँ से, तो जब आएगा ही नहीं तो बनाऊंगा क्या, तो बेचूंगा क्या, तो मैं रिस्क क्यों कह रहा हूँ? हो सकता है उसका कोई और सप्लायर आ जाए, हो सकता है उससे किसी और से एग्रीमेंट कर लिया हो। वेरी गुड। तो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या बात समझ आ रही है कि हाउ डज इट हिटिंग द गोइंग कंसर्न, कि कंपनी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? अल्लाह को हाजिर नजरेंगे, मज़ा आया इसमें गेम। चलो ओके, अब हम FAR 2 शुरू करते हैं। इसके पहले और सवाल आए, सही है? चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।